हमने आज साउथ अमेरिका के मैप के बारे में पूरा पढ़ने का प्रयास करेंगे। एक ही वीडियो में हमने पूरा साउथ अमेरिका को कवर करने का प्रयास किया, जितना हो सके। अगर नहीं होगा, ज़्यादा हो जाएगा तो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग देखना शुरू करते हैं। ये देखिए, ये वाला इलाका क्या है? ब्राज़ीलिया। ये वाला इलाका क्या है? ब्राज़ील। ठीक, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। ये वाला इलाका क्या है? यही वाला इलाका जो है फ्रेंच गुयाना है, इसकी राजधानी क्या है? कैनी। ये वाला इलाका क्या है? सूरीनाम, इसकी राजधानी क्या है? पारामेरेबो। इसके बगल वाला इलाका क्या है? यह है गुयाना, इसकी राजधानी क्या है? जॉर्ज टाउन। ये इम्पोर्टेंट है आज के समय में, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये देखिए, यही है वेनेजुला। इनके राष्ट्रपति को, मादुरो साहब को अमेरिका उठा के इसकी राजधानी क्या है? कैराकस। इसको इम्पोर्टेंट अच्छे से पढ़ेंगे। और उसके बाद ये वाला जो है ये कोलंबिया। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक ऐसा स्टेट है जो पैसिफिक में भी खुलता है और अटलांटिक में भी। ये देखिए, अटलांटिक सागर है इस साइड पैसिफिक सागर है, ये दोनों में खुलता है। छोटा सा इलाका है। ये इक्वाडोर है, ये पेरू है, इसकी राजधानी लीमा है। और ये बोलिविया है। ये लैंडलॉक स्टेट, यानी साउथ अमेरिका में इम्पोर्टेंट शुरू करते हैं। लैंडलॉक स्टेट कौन कौन से? देखिए, दो। लैंडलॉक का मतलब जिसकी समुद्री सीमा नहीं है। ये देखिए, ये दो स्टेट जो है लोअर लैंडलॉक। कौन सा? यानी बोलिविया और दूसरा हो गया ये पराग्वे। बोलिविया की राजधानी एक बार हम पढ़ लेते हैं, लापाज है। और ये पराग्वे जो है इसकी राजधानी एसेंशन है। ठीक, एसेंशन है। ठीक, आप देख लीजिएगा। और उसके जस्ट नीचे ये चिली वाला, ये पूरा इलाका ये चिली है। और ये देखिए, ये अर्जेंटीना है। और ये छोटा सा उरुग्वे। अब एक बार हम लोग क्या करते हैं, तो ये मैंने फिजिकल मैप भी लाया है ताकि पर्वत पठार सबकी जानकारी। अब एक बार मैं आपको क्या करता हूँ, खुद से एक बार बनाता हूँ। ठीक, ये देखिए, देखिए ये देखिए, मान लीजिए ये साउथ अमेरिका है। ठीक, अब देखिए, ये वाला मैंने कहा कि अटलांटिक में भी ये वाला पूरा इलाका कहलाता है। ये कोलंबिया है, ये क्या है? वेनेजुला है। ये छोटा छोटा तीन है। कौन सा? ये इस साइड में आप देख लीजिएगा, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। ये गुयाना है जिसकी राजधानी जॉर्ज टाउन है। ये सूरीनाम है, इसकी राजधानी क्या है? पारामेरेबो। और ये फ्रेंच गुयाना है और इसकी राजधानी क्या है? देखिए, फ्रेंच गुयाना है और इसकी राजधानी कैनी है। ठीक, और ये वेनेजुला है, बहुत इम्पोर्टेंट। ये वेनेजुला है, ये बहुत इम्पोर्टेंट। इसकी राजधानी क्या है? कैराकस। और ये कोलंबिया, इसकी राजधानी बोगोटा। ये देखिए, इक्वाडोर है, क्विटो इसकी राजधानी है। ये पेरू है, इसकी राजधानी लीमा है। और ये वाला पूरा इलाका देखिए, बोलिविया है, ये पराग्वे है। और ये देखिए, ये पराग्वे है, उरुग्वे है, ये इसके मोंटेविडियो। ये चिली है, ये अर्जेंटीना है, ये ब्राज़ील है। क्या ये बात समझ में है? सबकी राजधानी मैं आपको बता दिया। ये कैराकस है, ये बोगोटा है, ये क्विटो है, ये लीमा है। और बोलिविया की राजधानी लापाज है। और ये पराग्वे जो है एसेंशन है, ये मोंटेविडियो है। अर्जेंटीना की राजधानी यहीं पर है, ये ब्यूनोस आयरस है। और ये चिली, इसकी राजधानी सेंटियागो है। क्या ये बात आपको समझ में आए? ठीक, इम्पॉर्टेंट बात क्या क्या है? देखिए, ये जो फ्रेंच गुयाना है, फ्रेंच गुयाना में ही यहीं पर एक है पेरू, माफ़ कीजिएगा, कोरो। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है। कोरो जो है, आप सुने होंगे न्यूज़ वगैरह में कि कोरो क्या है, यहीं से फ्रेंच सैटेलाइट जो है वह भेजा जाता है। जो भी, यानी कि फ्रेंच का जो सैटेलाइट है वो लॉन्चिंग स्टेशन है कोरो में। इम्पोर्टेंट बात क्या है, इसको मार्क कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है कि फ्रेंच गुयाना जिसकी राजधानी कैनी है, वहीं पर एक जगह है जिसका नाम है कोरो। यहीं से फ्रेंच जो होता है वह उपग्रह भेजता है, यानी फ्रेंच सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है। ठीक, ये बात क्लियर हो गया। बाकी दोनों कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे ये सूरीनाम है, वो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। इसकी राजधानी बस याद रखिएगा, ये पारामेरेबो है। उसके जस्ट बगल में गुयाना है, उसकी राजधानी जो है वो जॉर्ज टाउन है। अब वेनेजुला का इम्पोर्टेंट बात, ये देखिए वेनेजुला।
वेनेजुएला इम्पोर्टेंट, पहले इसका नाम जानिए, कहाँ है? कैराकस इसका कैपिटल है। सॉरी, इसका कैराकस क्या है? इसका कैपिटल है। इम्पोर्टेंट क्या है कि यहीं वेनेजुएला में एक लेक मैराकबो है, यहीं पर जो है वेनेजुएला के ठीक नीचे यहीं पर लेक मैराकबो, लेक माराकैबो लेक, ठीक। और यहीं इसी को बोला जाता है एक वाइल्ड पोर्ट। यहीं से ये वेनेजुएला क्या करता है, ये आपको पता है कि विश्व में वेनेजुएला जो है वो क्रूड ऑयल के मामले में बहुत फेमस है, ठीक। इसीलिए क्रूड ऑयल जो है उसके लिए एक लेक माराकैबो पोर्ट है, यही वाइल्ड पोर्ट कहलाता है। यही पोर्ट से हम लोग क्या करते हैं, दूसरे देश में हम लोग क्रूड ऑयल का निर्यात करते हैं, ठीक। इसको और आगे ठीक से पढ़ेंगे, पहले एक बार मोटे मोटे तौर पर क्विटो देख लिया। पेरू, ये जो लीमा है ये एनवायरनमेंट की दृष्टि से बहुत हुए, इसका जो तट है, पेरू का जो तट है ये फॉस्फोट के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे क्या होता है, फॉस्फोट का बहुत भारी मात्रा में उत्पादन होता है। और यहीं पर नाजका प्लेट, ठीक। क्या ये बात आपको समझ में आया? यहीं पर क्या है, नाजका प्लेट है, ठीक। मैंने ऊपर बता ही दिया कि, और आप एक बात और इम्पोर्टेंट समझिए कि ब्राज़ील से ये जो ब्राज़ील आप देख रहे हैं, इससे मात्र 2 ऐसे स्टेट हैं जो बॉर्डर साझा नहीं करता है। यानी यहाँ लिख लीजिए, ब्राज़ील से इक्वाडोर और चिली, देखिए चिली ये दोनों बॉर्डर साझा करता है, इनका यहाँ है। ब्राज़ील से इक्वाडोर और चिली 2 मात्र ऐसे कंट्री है जो बॉर्डर साझा नहीं करता है, ठीक। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये देखिए ये ब्राज़ील में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हम मिटा देते हैं थोड़ा सा आपको, कि ये जो ब्राज़ील आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। ये वाला जो इलाका है या पर लिए, ये जो ब्राज़ील आपको देख रहे हैं, यहीं पर है ABC ट्रायंगल, अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली, यहीं पर ABC ट्रायंगल। तो ABC ट्रायंगल के बारे में देख लीजिए, ये क्या है, ABC ट्रायंगल क्या है? तो ABC ट्रायंगल जो है वह फेमस है लिथियम भंडार के लिए। लिथियम भंडार के लिए फेमस है, ठीक। अब यहीं पर आप देखिए चुक्कामाटा भी है। ये सारा इलाका बहुत इम्पोर्टेंट है, चुक्कामाटा है यहीं पे, देखिए यहीं पे चुक्कामाटा जो है, ये देखिए यहीं पे चुक्कामाटा जो है यह कॉपर टाउन कहलाता है, ठीक। क्या ये बात वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉपर टाउन कहलाता है, चिली और बोलिविया की सीमा पर है, यहीं पर है, ठीक। चुक्कामाटा है। क्या ये बात आपको समझ में आया? ब्राज़ील में अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं ब्राज़ील में, ये देखिए 0 डिग्री है। 0 डिग्री कहाँ से होकर गुजरती है? तो 0 डिग्री ब्राज़ील में 0 डिग्री कहाँ से, यानी 0 डिग्री कहाँ से गुजरता है? तो देखिए इक्वाडोर से गुजरता है, कोलंबिया से गुजरता है और ब्राज़ील से गुजरता है, यानी 3 ही जगह से गुजरता है साउथ अमेरिका में, ठीक। ऐसे करके हम हर जगह करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ देखिए 23.5 डिग्री है, साओ पोलो से भी गुजरता है, ठीक। 23.5 डिग्री यहीं पर है, ठीक। अब देखिए अब चिली है, अर्जेंटीना है, ब्रागवे है, चिली, अर्जेंटीना, प्रागवे और ब्राज़ील। चिली, अर्जेंटीना, प्रागवे और ब्राज़ील, यहीं से होके आपको कर निकलती है मकर रेखा। इम्पोर्टेंट बात क्या है कि साओ पोलो शहर जो है, ये देखिए साओ पोलो शहर जो है, वह साओ पोलो शहर जो है वो ठीक मकर रेखा पे उपस्थित है,
मकर रेखा पर उपस्थित है 100 पर। उसके जस्ट ऊपर यहीं पर कॉफ़ी की खेती होती है, और कॉफ़ी की जो खेती होती है, कॉफ़ी का कल्टीवेशन, उसको बोलते हैं यहाँ पर फेजेंडा। इसके जस्ट ऊपर जो रियो डी जेनेरियो शहर है, यहीं पे कोपाकाबाना बीच बहुत फेमस है, ठीक। और नीचे जो सेंटोस शहर है, आपको दिख नहीं रहा है इस मैच में, ये सेंटोस शहर है। सेंटोस शहर, इसको कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि कॉफ़ी यहाँ से फेजेंडा खेती की जाती है और सेंटोस के पास ले आया जाता है और यहीं से निर्यात किया जाता है, ठीक। अब देखिए, अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट साउथ अमेरिका का इम्पोर्टेंट लेक पढ़ लेते हैं। इम्पोर्टेंट लेक कौन कौन सा है, देखिए, ये पहले मैप बनाओ ताकि आपको समझ में आए कि आप खुद बना सको। देखिए, मान लीजिए साउथ अमेरिका है, ये कोलंबिया है, ये वेनेजुएला है, ये छोटा सा 3 कंट्री है, इक्वाडोर है, ये पेरू है, ये बोलिविया है, ये पराग्वे है, ये उरुग्वे है, ये चिली है, अर्जेंटीना। अब तुरंत बना लिया मैप। अब देखिए, हम इम्पोर्टेंट लेक, वेनेजुएला में एक लेक मैंने आपको बताया, कौन सा लेक है, लेक माराकैबो, ठीक। लेक माराकैबो लेक, ठीक। क्या आप समझ गए? लेक माराकैबो क्या है कि एरिया वाइज लार्जेस्ट लेक है साउथ अमेरिका का। इस साउथ अमेरिका का क्या है, लार्जेस्ट लेक। ये क्या है, लार्जेस्ट लेक। साउथ अमेरिका का क्या है, ये लार्जेस्ट लेक। क्या ये बात समझ में आए? और यहाँ पे देखिए, इस साइड जो है, ये पूरा इलाका जो है, ये ब्राज़ील का है, ये पूरा इलाका ब्राज़ील का है। तो लेक टिटिकाटा यहीं पर है, मिलेगा पेरू और बोलिविया के पास, यहीं पर लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाटा आपको मिलेगा, ठीक। ये क्या है, लेक टिटिकाका जो है वह हाई एल्टीट्यूड लेक है, यानी ऊंचाई पर अवस्थित है, ऊंचाई पर अवस्थित है, और ये हाईएस्ट नेविगेबल लेक है। क्या ये बात समझ में आया कि यहाँ पर सबसे ऊंचाई पर चलने वाला ये, आप अब जब आप यहाँ जाएंगे तो घूमने फिरने के लिए लेक टिटिकाका के पास आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पे बोटिंग होता है। इस सबसे हाईएस्ट पे ऐसा लेक है जो सबसे हाईएस्ट पे आपको बोटिंग का मज़ा देता है। क्या ये बात समझ में? और यही बोलिविया में एक है लेक पोपो, लेक पोपो, ये बोलिविया में अवस्थित है, बस इसका कोई और लेक पटोस यहाँ पे है, लेक पटोस, ये ब्राज़ील में है। ये लेगून लेक का उदाहरण है, यानी कि लेगून लेक का मतलब जो समुद्र के किनारे अवस्थित है, जिनका सिरा समुद्र से जुड़ा हुआ, पर यहाँ पे आगे एक अवरोध बन गया और उसके बाद लेक बन, ठीक। इसमें पानी हालांकि जुड़ा हुआ है, इधर से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका पानी शांत रहता है, इसलिए इसको लेगून लेक बोलते हैं, ठीक। लेक पोटस, यानी टोटल साउथ अमेरिका में 3 ही लेक है। कौन कौन सा लेक है? पहला लेक माराकैबो, ये कहाँ पे है, ये वेनेजुएला में है, ठीक। और ये साउथ अमेरिका का हाईएस्ट है। लेक टिटिकाका, ये कहाँ पे है, पेरू और बोलिविया के पास, ये हाईएस्ट नेविगेबल लेक है और हाई एल्टीट्यूड पर अवस्थित है। फिर है लेक पोपो, ये बोलिविया में अवस्थित है। एक है लेक पोटोस, बस इसके बारे में जानकारी दे दीजिएगा कि ब्राज़ील में है, और ये लेगून लेक का उदाहरण है। क्या ये बात आपको समझ में आएगा? ठीक। अब देखिए, इम्पोर्टेंट डेजर्ट के बारे में यहीं पढ़ लेते हैं। बहुत आसान है, आपको अगर मान लीजिए, ये देखिए, ये देखिए, ये आप जानते हैं इम्पोर्टेंट डेजर्ट के बारे में। इम्पोर्टेंट डेजर्ट में एक यहीं पर डेजर्ट है, अटकामा डेजर्ट। ये कौन है? अटकामा डेजर्ट। और यहाँ पर जो है, यहाँ पे एक डेजर्ट है, पेटागोनिया डेजर्ट। अब आप हमसे पूछ सकते हैं अटकामा डेजर्ट क्यों मिलता है? क्योंकि यहीं पर हम्बोल्ट की ठंडी धारा चलती है, ठीक। तो थोड़ा हम एक्सप्लेन कर देते हैं। पहला है अटकामा डेजर्ट,
कोई आपसे पूछ सकता है कि अटकामा डेजर्ट क्यों बना होगा, तो आप कहिएगा क्योंकि समुद्र तटीय इलाके में दक्षिण अमेरिका के समुद्र तटीय इलाका में प्रशांत महासागर में हम्बोल्ट की ठंडी धारा चलती है, और ठंडी धारा की वजह से यहाँ पर क्या होगा, वाष्पीकरण कम होगा, और वाष्पीकरण कम होगा तो हवा में आर्द्रता ह्यूमिडिटी कम होगी, और आर्द्रता कम होगी तो क्या होगा, वर्षा कम होगी। इसलिए ये दुनिया का सबसे सूखा मरुस्थल की श्रेणी में शामिल किया जाता है। दुनिया का सबसे सूखा मरुस्थल में शामिल है। क्या ये बात समझ में आया, और क्यों बना ये आप तुरंत बता देंगे। फिर है पेटागोनिया का डेजर्ट, सेकंड नंबर, इसको भी एक्सप्लेन करते क्यों, क्योंकि यहीं पर देखिए एंडीज़ पर्वत है, ये पूरा हम आपको बताएंगे एंडीज़ पर्वत कहाँ है, ये पूरा विस्तार है एंडीज़ पर्वत का। तो ये पर्वत यहाँ पे हवा ऐसे चलती है, तो चूँकि यह पेटागोनिया का डेजर्ट कैसे बना होगा, तो हम कहेंगे पर्वत पदीय मरुस्थल का उदाहरण वृष्टि छाया क्षेत्र में पर्वत पदीय यानी कि पर्वत के ये में है, और ये वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण, प्रेजेंट होने के कारण यहाँ वर्षा कम होती है, और ये क्षेत्र मरुस्थल में परिवर्तित हो गया। क्या ये बात आपको समझ में आया? ठीक। और इम्पोर्टेंट अब देखिए ग्रासलैंड के बारे में भी बता देते हैं, कौन कौन से ग्रासलैंड। ग्रासलैंड के बारे में भी आप देख लीजिए। ग्रासलैंड पहले ये देखिए, थोड़ा सा 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये है 23.5 डिग्री साउथ। तो आप जानते हैं कि इन दोनों के बीच जो उपस्थित रहता है उसको क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंध। ठीक। और 23.5 से जो 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ, इन दोनों के बीच जो उपस्थित रहता है उसको बोलते हैं उपोष्ण। और 66.5 से जो 90 रहता है इसको क्या बोल देते हैं, शीत। क्या ये बात समझा पाया? तो इन दोनों के बीच भारत या विश्व के किसी भी महाद्वीप में 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री के बीच में अगर कोई भी घास का मैदान रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। इसकी विशेषता क्या होगी, यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, रेनफॉल वर्षा बहुत ज़्यादा होता है, आर्द्रता बहुत ज़्यादा होती है। तो ग्रास जो लैंड होगा, ग्रासलैंड क्या होगा, बड़ी बड़ी घास होगी, पेड़ पौधा होगा। और यहाँ उल्टा इसका अपोजिट यानी शीतोष्ण कटिबंध अगर होगा तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, वर्षा भी कम होगी, तो यहाँ घास के मैदान आपको मिलेंगे और इक्के दुक्के पेड़ वगैरह मिलेंगे। क्या ये बात समझ में आया? अब देखिए मैप पे एक बार चलते हैं तो आपको मैप पे क्लियर समझ में आएगा। ये देखिए ये मैप है, इस मैप पे आपको क्लियर समझ में आएगा। देखिए सीधे यहीं पे हम क्लियर कर देते हैं कि मैप पे देखिए 23.5 डिग्री जो है, देखिए ये पूरा, देखिए ये 0 डिग्री है, ये देखिए ये 0 डिग्री है, तो इसके ऊपर वाला भाग ये 23.5 डिग्री होगा, और यहाँ पर 23.5 डिग्री यहाँ से गुजरेगी। ठीक। तो ये दोनों क्षेत्र में जो भी होगा ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हो गए। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हो गए। ठीक। तो इसी में है कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, वेनेजुएला भी उष्णकटिबंध में आता है, तो वेनेजुएला में एक कौन सा घास का मैदान पाया जाता है, तो उसको बोलते हैं लानोस। अगर कोई पूछता है कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के उदाहरण कौन है, तो आप तुरंत कहिएगा लानोस उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। और ये कहाँ पे है, ओरिनोको नदी में अवस्थित है, ओरिनोको नदी में अवस्थित है।
वहीं दूसरा ब्राज़ील में देखिए, ब्राज़ील में कटिंगा है, कैंपोस है और सेराडोस है। कटिंगा, कैंपोस और सेराडोस, ये तीनों क्या है, उष्णकटिबंधीय, क्योंकि यह उष्णकटिबंध में है। तो कटिंगाज, सेराडोस और कैंपोस, ये तीनों घास के मैदान, तीनों कहाँ हैं, ब्राज़ील में। क्या ये बात समझ में आया? अब देखिए, और दूसरी तरफ ये देखिए एक और घास के मैदान है, और ये घास के मैदान का क्या नाम है, पैम्पास। ये देखिए ये घास का मैदान है यहीं पर, पैम्पास घास का मैदान, पैम्पास। लेकिन ये किस क्षेत्र में अवस्थित है? देखिए यहाँ से ये है 66.5 डिग्री, ये है 66.5 डिग्री, तो ये 23.5 से 4.5, इसलिए ये पैम्पास घास का कौन सा मैदान होगा, उपोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, पैम्पास। ठीक, पैम्पास। क्या क्लियर है? और जहाँ पर ये दोनों घास का मैदान मिलता है, यानी उष्णकटिबंधीय घास का मैदान भी और उपोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, ये वाला इलाका कहलाता है ग्रैंड चाको। क्या ये बात समझ में आए? ग्रैंड चाको क्या है, ये मिक्स घास का मैदान है। ठीक, मिक्स घास का मैदान है। ये अर्जेंटीना में है, पराग्वे में है। अर्जेंटीना हो गया, पराग्वे हो गया, बोलीविया हो गया और ब्राज़ील हो गया। पराग्वे, बोलीविया और ब्राज़ील, ये ग्रैंड चाको। चिली में नहीं है, याद रखिए, ग्रैंड चाको चिली में नहीं है। ठीक, पैम्पास में एक अल्फ़ा घास का मैदान मिलता है। ये बहुत पौष्टिक घास होता है, इसलिए चूँकि यहाँ बहुत पौष्टिक घास का मैदान मिलता है, इसलिए इस क्षेत्र में पशुपालन का बहुत तेज़ी से विकास हुआ है। अच्छा, ये बात आपको क्लियर हुआ? ठीक, अगले दिन हम लोग माउंटेन और रिवर्स वगैरह पढ़ लेंगे, प्लेटू, रिवर्स, ये सब पढ़ के साउथ अमेरिका को ख़त्म करेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया।